गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज ही हाईकोर्ट में पेश होने का भी आदेश दिया। इस बड़े फैसले के बाद इमरान खान आज तक पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद इमरान खान ने कहा कि मुझे हाईकोर्ट से अगवा किया गया और आतंकी की तरह गिरफ्तार किया गया। मेरी गिरफ्तारी के लिए कमांडो कार्रवाई हुई। इमरान खान ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, हम देश में अराजकता नहीं चाहते, हम सिर्फ चुनाव चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कैदी के तौर पर लाए गए थे, लेकिन निकले आजाद। असल में बुधवार को पुलिस लाइन में लगी अदालत ने उन्हें 8 दिन की रिमांड पर भेजा। इसी के खिलाफ उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ही दोपहर बाद सुनवाई कर ली। कहा कि वहां के वक्त के मुताबिक 4:30 बजे शाम को इमरान को कोर्ट में पेश करें। टिप्पणियों से ही लगने लगा कि इमरान को राहत मिल सकती है। कोर्ट ने कहा, जैसे कोर्ट से गिरफ्तार किया वो अपमानजनक। 90 से 100 रेंजर का ऐसे घुस गिरफ्तारी गलत। किसी कोर्ट परिसर से गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सरेंडर करने आए तो गिरफ्तारी गलत है। इसके बाद अचानक पूरा अमला हरकत में आया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अंदर पुलिस, कमांडो सब तैनात हुए। बॉम्ब स्क्वाड ने जांच की, लेकिन तब भी इमरान को कोर्ट लाने में इतनी देरी हुई कि पीटीआई शक जताने लगी कि क्या इमरान को पुलिस लाइन की कस्टडी से कहीं और ले जाया गया है। 20 मिनट का रास्ता और इतना वक्त। लेकिन देर से ही सही इमरान को कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस और 2 और जजों के सामने पेश किया गया। चीफ जस्टिस उमर अत्ता बंदियाल ने कहा, आपको यहां देखकर खुशी हुई। अपने समर्थकों से अमन की अपील करें। और वहीं से इमरान खान ने अमन की अपील की और कोर्ट ने फौरन रिहाई का आदेश दिया। यह भी कहा कि वो शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाएं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें फिलहाल अपने संरक्षण में पुलिस लाइन की गेस्ट हाउस में रहने का आदेश दिया। वहां उन्हें 10 लोगों से मिलने की इजाजत है। हालांकि इस फैसले पर फौरन सत्ता पक्ष ने सवाल उठा दिया। पीएमएलएन की नेता मरियम नवाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के परिवार के इमरान से रिश्तों को रिहाई का कारण बताया और कहा कि ये फैसला पाकिस्तान के खिलाफ है और आप भी पीटीआई में शामिल हो जाएं। सुनवाई के पहले तो उनकी पार्टी के नेता ने कोर्ट को धमकी तक दे डाली। कल को अगर जजेस के घरों में घुसकर कोई शख्स आग लगाएगा और मैं पेशन गोई कर रही हूं, आप करें फैसला इसके खिलाफ, किसी का घचेगा। उम्मीद यह है कि अब वहां हिंसा थम जाएगी, लेकिन शुक्रवार को क्या उनकी जमानत बढ़ेगी, ये सवाल बरकरार है। और आखिर राजनीति वहां किस करवट बैठेगी, ये तो सेना के ही हाथ में है। दिल्ली से उमाशंकर सिंह के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हैं, जिन्होंने वहां घट रहे हर घटनाक्रम पर बहुत करीब से नजर रखा है। कादम्बिनी, एक सवाल के कई आयाम हैं। पहला, जो पार्टी सत्ता में है उसके हाथ कुछ नहीं आया सिवाय एम्बैरेसमेंट के। दूसरा, शायद ही किसी देश में हुआ हो कि जब कोई फैसला कोर्ट, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आए, तो उसके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहा जाए कि आप जाके उस पार्टी में शामिल हो जाइए, आपके उससे रिश्ते हैं, जो ये बताता है कि इंस्टीट्यूशंस किस तरह से कोलैप्स कर चुका है। अब आगे क्या कुछ होने वाला है, जरा इस पर रोशनी डालिए इन सारे मुद्दों के साथ। देखिए शारिक, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जैसा आपने कहा कि सत्ता पक्ष के लिए एम्बैरेसमेंट है। इसके 2-3 पक्ष हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आरोप लगाया गया वहां पर कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, मरियम नवाज शरीफ ने जो आरोप लगाया वो सिर्फ वही नहीं लगाती रही हैं, बल्कि हमने देखा है पहले भी इमरान खान भी इस तरह के आरोप लगाते रहे। तो जब भी अपने पक्ष में कुछ नहीं होता है, वहां के इंस्टीट्यूशंस इतने डिवाइडेड हो चुके हैं, इतना उनमें अलगाव है, 2 पक्ष में बटे हुए हैं, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। और जजेस के बारे में भी लोग कहते हैं कि ये इतने इस पक्ष में है या उस पक्ष में है। तो एक वो रिफ्लेक्शन है कि वहां पर देश में क्या हो रहा है। जहां तक सत्ता पक्ष के एम्बैरेसमेंट की बात है, ये अभी अगर मेरी राय अगर आप देखें तो वो ये है कि फिलहाल ये सिर्फ ट्रेलर है कि क्या हुआ है। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है और जैसा आरोप लगाया मरियम नवाज शरीफ ने कि उनके परिवार से जो है वो पीटीआई में शामिल
शामिल हैं तो आप भी शामिल हो जाएं, तो ये भी एक पक्ष जरूर है। लेकिन मुख्य अब तौर पर जो सुनवाई होगी अब आज हाई कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में फिलहाल इमरान खान है। 11 बजे वहां के वक्त के मुताबिक यानी भारत के 11:30 बजे उनको वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना है। इस बीच पीटीआई ने ये कॉल दिया है, जो इमरान खान की पार्टी है उसने ये कॉल दिया है कि जितने भी समर्थक हैं वो इस्लामाबाद पहुंचे, क्योंकि हियरिंग के बाद कहा गया है कि इमरान खान अपने समर्थकों को वहां पर संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि यहां पर धारा 144 लगी है, आप यहां पर नहीं आ सकते। तो ये एक कन्फ्रंटेशन सी स्थिति बनी हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर जो पूरा दबाव है वो यही है कि जो अवाम की ताकत इमरान खान के पीछे है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा अरेस्ट के बाद से जिस तरह से हिंसा हुई, वो एक निश्चित तौर पर दबाव के तौर पर काम करती है। आपको ये भी बता दूं कि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई थी शहबाज शरीफ की तरफ से, जिसमें वहां के आर्म्ड फोर्सेस को वहां पर जमा होना था, बैठक के लिए होना था, लेकिन उसको फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। तो ये बाद में बैठक होगी। दूसरी चीज जो कोर्ट में जो होने वाली है वो ये कि वहां पर 2 चीजें डिस्कस होंगी। एक तो क्या नैब ने जो अरेस्ट किया है उसके पहले वो बेल के लिए, एक्सटेंशन ऑफ बेल के लिए वहां पर गए थे, तो क्या उनको प्री अरेस्ट जमानत मिल जाएगी या फिर केस जो है वो मुलतवी होगा क्योंकि बाकी कागजात देखने हैं। तो ये एक तरफ तो कानूनी कार्रवाई है, दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर इनको अपने समर्थकों को जमा होने के लिए पीटीआई वहां पर कह रही है। शारिक, शुक्रिया कादम ने इस पूरी खबर पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैलिफोर्निया स्टेट सीनेट ने राज्य में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। कैलिफोर्निया के सेनेटर आयशा वहाब ने इस बिल को पेश किया और कहा यह बिल उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें जातिगत पूर्वाग्रह के कारण व्यवस्थित रूप से नुकसान पहुंचाया गया। अब बिल को असेंबली में पेश किया जाएगा और फिर गवर्नर के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। इसके साथ कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जहां जाति के आधार पर भेदभाव करने को गैर कानूनी घोषित किया गया। अब जातिवाद करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Thank you very much. Representing Ambedkar Association of North America, and I strongly support this bill. Thank you. Hi, I'm Kiran Sharma. Although it may not be obvious, some even say it doesn't even exist here. The overwhelming response from thousands of people exposed a hidden discrimination. Clearly, we hit a nerve, and that is something is going on. I trust my colleagues to stand on the right side of history on this matter. कैलिफोर्निया की स्टेट सेनेट ने जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है और इसे मंजूरी इस जबरदस्त वोट से मिली है कि 34 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं, यानी कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। इससे क्या होगा? एक तो अगर जातिगत भेदभाव कोई करता है तो उसे कानूनी जो नतीजे हैं वो भुगतने पड़ेंगे। दूसरा, जो लोग इस ट्रॉमा से गुजरे हैं, जिनके साथ ये भेदभाव हुआ है, उनको कम से कम लाभ कुछ मिलेंगे, जैसे आवास का लाभ मिलेगा, जो कुछ प्रतिष्ठान है वहां पर सेवाओं का लाभ मिलेगा, कुछ और सुविधाएं मिलेंगी। ये कराया गया है। वहां की सेनेटर जो है आयशा वहाब, वो इसको लेकर आई, इस बिल को लेकर आई और उन्होंने इसके लिए काम किया और उनका कहना है कि ये जरूरी है। और आप समझें कि जरूरी बाकियों ने भी माना है क्योंकि इसके खिलाफ सिर्फ एक वोट पड़ा। ये बेहद अहम है और ये लोगों को एक सुरक्षा प्रदान वहां पर करता है। ये एंटी कास्ट बिल है। इससे पहले हमने देखा कि सियाटल शहर में काउंसिल ने इस तरह की एक जो पहल है वो की थी। दक्षा सावंत वहां पर एक्टिविस्ट है, उन्होंने इसकी पहल की थी। अब ये एक पूरे राज्य में कैलिफोर्निया में हो गया है और भेदभाव जातिगत आधार पर नहीं किया जा सकेगा। जो कई अमेरिकन ग्रुप हैं जो कि ये कहते हैं कि अमेरिका में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं उनका कहना है कि जो लोग यहां से गए हैं वो इस जाति के भेदभाव को साथ लेकर गए हैं। वहां पर इक्वालिटी लैब है जहां पर सौंदर्य राजन
उसको चलाती हैं लगातार, इसके लिए वो आवाज उठाती रही हैं। और उनका ये कहना है कि जो यहाँ के पूर्वाग्रह हैं वो वहाँ लेकर जाए गए हैं और वहाँ पर भी जातिगत भेदभाव जो है कम से कम इस कम्युनिटी में जो है वहाँ पर होता है, तो इसको अब रुकना चाहिए। इस बीच आयशा वहाब जो सेनेटर हैं और सौंदर्य राजन, उनका ये कहना है कि इसके लोग इतने खिलाफ हैं कि उनको कई तरह की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो इससे रुके नहीं हैं और उनका मानना है कि ये अमेरिका में होना ये एक बड़ी बात है, एक बड़ी पहल है और ये आगे भी इसके लिए काम करती रहेंगी ताकि बाकी जगहों पर भी ये हो सके। दिल्ली से कादम्बरी। दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रग्स रैकेट से जुड़े 3 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के सराय काले खां इलाके से ये तीनों गिरफ्तार यानी पुलिस के हत्थे चढ़े। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर यह करते थे काम। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने यह कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में पंजाब के मलकीत, धर्मेंद्र और हरपाल हैं। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स की सप्लाई करते थे तीनों आरोपी। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से ड्रग्स की सप्लाई कराने का आरोप, हवाला से पैसे के लेन देन का आरोप, हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत के बाद दिल्ली सरकार एक्शन में आ गई है। दिल्ली के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सेवा सचिव को बदलने का आदेश जारी कर दिया। आशीष मोरे को सर्विसेज सचिव पद से हटा दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की बड़ी जीत हुई। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक मत से फैसला सुनाया कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और पूरा नियंत्रण चुनी हुई सरकार के अधिकार में होगा। इस बीच कल सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना से भी मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल बेशक डायबिटीज के मरीज हैं, लेकिन आज मिठाई ना खाते ये नहीं हो सकता था। आखिर 8 साल लंबी लड़ाई के बाद उनकी सरकार की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने एक राय में कहा कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग और उन पर पूरी तरह से नियंत्रण केंद्र सरकार या LG का नहीं, बल्कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा, अगर चुनी हुई सरकार अधिकारियों को नियंत्रित नहीं कर सकती तो वो लोगों के लिए सामूहिक दायित्व का निर्वाह कैसे करेगी। चुनी हुई सरकार में उसी के पास प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। अगर चुनी हुई सरकार के पास ये अधिकार नहीं रहता है तो फिर जवाबदेही की ट्रिपल चेन पूरी नहीं होती। अफसरों की सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास भी दूसरे राज्यों की तरह अधिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बार फिर साफ कर दिया कि दिल्ली में केवल जमीन, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। बाकी सब विषयों पर उपराज्यपाल दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और 4 जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था, उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया कि पिछले 1.5 साल में जिन अफसरों ने सरकारी काम रोके उन पर कार्रवाई होगी। दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति ने पाया था कि अफसरों ने जानबूझकर मोहल्ला क्लिनिक का पैसा रोका, जिसकी वजह से स्टाफ का वेतन और दवाइयां कई महीनों तक नहीं मिले। सरकारी अस्पतालों में डेटा एंट्री ऑपरेटर के कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनकी नौकरी भी गई और दूसरी तरफ अस्पतालों में अव्यवस्था पैदा हुई। दिल्ली जल बोर्ड का पैसा रोक दिया गया, जिसके चलते कई प्रोजेक्ट लटक गए। यही नहीं, बुजुर्गों की पेंशन भी रोक दी गई थी। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा।
इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर निशाना साध रही है। जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का अभी मैंने सुना, उनकी बातों से एक बात समझ में आती है कि जिस चीज के लिए वो छटपटा रहे थे वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मैं अधिकारियों को ट्रांसफर करूंगा। इसका मतलब आप ट्रांसफर पोस्टिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। अब गुणवत्ता पे काम नहीं होगा, अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब केजरीवाल सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, नई नियुक्तियां करने और किसी भी अधिकारी को किसी भी विभाग में लगाने और हटाने में सक्षम हो गई है। अधिकारियों को नियुक्त करने का, उनको हटाने का, उन पर कार्रवाई करने का, उनको पुरस्कृत करने का अधिकार अगर चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा तो चुनी हुई सरकार काम कैसे करेगी? यह दलील शुरू से आम आदमी पार्टी सरकार दे रही थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को अहम माना और आखिर में अपने फैसले में भी इसी को सर्वोच्च मान्यता दी कि अगर कहीं चुनी हुई सरकार है तो उसका अधिकारियों पर नियंत्रण होना ही चाहिए। दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला शिवसेना विवाद पर भी आया। शिंदे सरकार बनी रहेगी, उद्धव ठाकरे के लिए झटका। पूरी खबर। बच गई महाराष्ट्र की शिंदे सरकार। बजे ढोल, पटाखे फूटे, मिठाइयां बटी। महाराष्ट्र में लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और इस फैसले में शिंदे गुट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उद्धव इस्तीफा न देते, फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो उनकी सरकार बहाल हो सकती थी। 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला स्पीकर पर छोड़ा। फैसला आते ही एनडीटीवी से बात करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे बोले, हमारी सरकार को असंवैधानिक कहने वालों को करारा जवाब मिला है। जब सरकार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ सरकार बनाए तब नैतिकता कहाँ गई थी। इसलिए ये नैतिकता का मुद्दा बनाना ये सिर्फ अपने बचाव के लिए बोल रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खूब खरी खरी भी सुनाई। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा सदन में विधायकों के शक्ति परीक्षण कराने और विधानसभा अध्यक्ष का व्हिप की नियुक्ति का फैसला गलत था। The decision of the speaker recognizing Mr. Gogole as the chief whip of the Shiv Sena is illegal. पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, नैतिकता की जीत हुई, शिंदे इस्तीफा दें। नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? आज तो मतलब महाराष्ट्र में अब सरकार ही नहीं है। नैतिकता तो अभी जैसे मैंने नैतिकता का पालन किया, तो अगर इस मुख्यमंत्री में जरा भी कोई नैतिकता होगी तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, जैसे मैंने दिया। फडणवीस ने जवाब दिया, नैतिकता का पाठ उद्धव ठाकरे न पढ़ाएं तो अच्छा। नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने तत्कालीन राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि उनका नाम महाराष्ट्र के इतिहास में दर्ज रहेगा। राज्यपालांची निवड किती चुकीची केली जाते याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने पाहिले आहे। The communication expressing discontent on the part of some MLAs is not sufficient for the governor to call for a floor test.
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर सफाई देते हुए पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा, सोच समझकर फ्लोर टेस्ट का फैसला लिया था। जब किसी का इस्तीफा मेरे पास आ गया तो मैं क्या कहता, तुम मत दो इस्तीफा। लेकिन आपके अधिकार गलत थे ऐसे बताया सर कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है तो आप लोग का काम है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा गलत कहा उस पर व्याख्या करना, विवेचना करना, ये एनालिसिस्ट का काम है, ये मेरा काम नहीं है। शिंदे फडणवीस सरकार को राहत तो मिली है, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों पर निलंबन की तलवार अब भी लटकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज नहीं किया है, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष को उस पर जल्द फैसला लेने को कहा है। दिल्ली से आशीष भार्गव और मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि भारतीयों को वीजा में देरी का सवाल काफी अहम है और हम इस पर जल्द ध्यान देंगे। It's not just a 10th or 11th priority, it's a number one priority for me. I think visas touch more Indians more directly than anything else that America does. And look, it's a good problem to have. More and more Indians want to come to the United States to study as tourists, for some of our investments together. And we're committed to solving this problem. Already, wait times are down 60% since the beginning of the year. In January, February, and March, we processed a record number of visas. And this last year, the largest source of student visas came from India, from any country in the world to the United States. So hold on in the next few weeks, and I think when our leaders get together, you'll see a series of announcements. But even before that, we're prepared for the student visa season right now, and I think people will continue to see shorter and shorter wait times and better results because we want more Indians to continue to come to America. वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति पर हैरानी है और कहा कि लोगों की समृद्धि जरूरी है। My priorities are first and foremost peace, to promote greater peace within and our countries and across the world, whether it's threats from climate, whether it's our mutual strategic interests, to do whatever I can to strengthen India's position and America's position to promote peace in the world. Second is prosperity for our people and for the world. India's economic rise is breathtaking, and I think America's economic ambitions are equally big. We want to see a world in which supply chains are diversified, which women are empowered, jobs get down, so that the poorest people in our countries have an avenue to be able to reach the middle class and to have greater prosperity. 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। 2 दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की। इसके बाद कल नवीन पटनायक दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे की कोई संभावना नहीं है। बीजेडी विपक्षी एकता की मुहिम में नहीं शामिल है। नवीन पटनायक ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो अकेले ही लड़ेंगे। And what will be the position of the Biju Janata Dal then in the coming elections? You will go it alone in the Assembly and Lok Sabha elections? That has always been our principle. इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं। इसी क्रम में नीतीश कुमार ने मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी जो कर रही है वो देश हित में नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल एक हो जाएं। सबकी सहमति भी हो रही है। वहीं शरद पवार ने इस दौरान कहा कि प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है, हम इसका समर्थन करते हैं। नीतीश कुमार ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि राजनीति में मतभेद होते रहते हैं, लेकिन हमें देश को बचाना है। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, जहां पर कल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। एग्जिट और ओपिनियन पोल्स में कोई कांग्रेस को बहुमत दिला रहा है तो कोई बीजेपी को। दोनों पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं, लेकिन एक और प्लेयर है जनता दल सेक्युलर। अगर जेडीएस को 25 से 30 सीटें आती हैं तो एक बार फिर वो किंग या किंग मेकर बनने की कोशिश करेगी। कर्नाटका का मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी से होगा, लोगों की इस पर नजर है। और मुख्यमंत्री पद पर जिनकी इस बार नजर है उनमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया,
कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष एमबी पाटिल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरुगेश निरानी और बसवन गौर पाटिल यत्नाल के साथ साथ मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच एक नाम और है, वो है जेडीएस नेता कुमारस्वामी का, जो 2 बार सबसे कम सीटें जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और इस बार अगर त्रिशंकु विधानसभा हो तो उनकी पार्टी जेडीएस एक बार फिर अहम भूमिका निभाएगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही अपने बूते पर सरकार बनाने का भरोसा है। हम बहुमत का सरकार बनाएंगे एंड हमारा कार्यकर्ता लोग हर बूथ में कौन कौन काम किया है वो बता रहे हैं। जरूर हमारे क्षेत्र जीतेंगे, ऐसा हम अंकड़ कल रात में लिया था। जरूर हम 120 से 125 के से ज्यादा सीट लेंगे। कोalition का ऑप्शन आने वाला ही नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण बहुमत से हम जीत रहे हैं। करीब 140 सीट हम जीत के हैं। अच्छी सरकार, स्टेबल गवर्नमेंट हम देंगे। आज लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। 2008 में 110 और 2018 में 104 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने जोड़ तोड़कर बहुमत हासिल किया था। कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को अपने साथ जोड़ा, मंत्री बनाने का वादा किया और इन सब ने विधायक के तौर पर इस्तीफा देकर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतकर बीजेपी के बहुमत का रास्ता साफ किया। अब जबकि एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के विकल्प को गंभीरता से देखा जा रहा है, तो ऐसे में एक बात और कही जा रही है कि जनता दल सेकुलर इस बार सेंधमारी की शिकार हो सकती है। अगर बीजेपी और कांग्रेस को विधायक कम पड़े सरकार बनाने में, तो कांग्रेस ऑपरेशन हस्त और बीजेपी ऑपरेशन कमल को तरजीह दे सकती है, क्योंकि जेडीएस में इस बार देवेगौड़ा परिवार में फूट है। ऐसे में कम विधायक होने से सेंधमारी का पहला टारगेट जेडीएस हो सकती है। सभी पार्टियों की अपनी उम्मीद है और अपने दावे। कर्नाटका में साझा सरकार बनाने की पहली कोशिश 1983 में हुई थी, लेकिन तब से अब तक जितने भी प्रयास हुए सभी असफल रहे। कोई भी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में देखना है कि इस बार यहां की जनता ने क्या चुना है, उनका फैसला क्या है। खंडित जनादेश या फिर स्थायी सरकार के लिए उन्होंने किसी एक पार्टी को वोट दिया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर साल के अंत में चुनाव होना है। उससे पहले कई ऐसे युवा चेहरे हैं जो राजनीतिक दलों का दामन थाम रहे हैं। ऐसे ही 2 पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट फतह कर चुके हैं। 2016 में माउंट एवरेस्ट पर मध्य प्रदेश के रत्नेश पांडे ने तिरंगा फहराया। 2019 में इसी सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली थीं मेघा परमार। 35 दिनों के अंदर दोनों राजनीति में शामिल हो गए हैं। रत्नेश ने 3 अप्रैल को बीजेपी का दामन थामा। वो सतना सीट के दावेदार हैं, जो फिलहाल कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा के पास है। भारत माता की। वहीं 28 साल की मेघा मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर की हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की उपस्थिति में नारी सम्मान रैली में वो विपक्षी कांग्रेस में शामिल हो गईं। अब दोनों पार्टियां इन दोनों चेहरों पर राय दे रही हैं। मेघा परमार जी हों या रत्नेश पांडे जी हों, दोनों की अपने अपने क्षेत्र की पर्वतारोहण के क्षेत्र की विशेष उपलब्धियां हैं। ये संयोग है कि मेघा जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और रत्नेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी में हैं, और दोनों ने यदि राजनीतिक आकांक्षा के चलते, समाज सेवा के चलते राजनीतिक दलों को ज्वाइन किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक क्षमताओं के आधार पर उनको उपयोग किया जाएगा। तो जैसा है कि उनकी विशेषता पर्वतारोहण के क्षेत्र में है और राजनीति भी एक प्रकार का पर्वतारोहण होता है, तो राजनीतिक पर्वतारोहण पर देखते हैं कि दोनों की किस प्रकार की प्रदर्शन होता है। मेघा मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। ये और बात है कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद ये तमगा वापस हो गया, तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है। 9 मई को उन्होंने कमलनाथ जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आज 11 तारीख पूर्ण नहीं हुई है और मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के पद से हटा दिया है। तो क्या पर्वतारोही का सम्मान मेघा जी ने किसी पार्टी के लिए कमाया था या प्राप्त किया था?
इस स्तर पर सरकार की घटिया सोच होगी। कांग्रेस में शामिल होते ही मेघा ब्रांड एम्बेसडर से हट गई, लेकिन रत्नेश पांडे जो बीजेपी में हैं वो सतना स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। वैसे मेघा के बीजेपी में भी जाने की अटकलें थीं और इछावर सीट से लड़ने की बात कही जा रही थी, जहां से पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक करण वर्मा मौजूदा विधायक हैं। वैसे इस सीट को कांग्रेस सिर्फ 2013 में निकाल पाई है, नहीं तो सालों से इस सीट पर कांग्रेस हारती रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग बारी, एनडीटीवी इंडिया।